हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 2 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर। वीडियो को अगर आपने ओपन किया है तो अंत तक देख लेना पूरे धैर्य के साथ, और अगर आपको तब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर देना। शुरुआत में एक तस्वीर है आप सभी लोगों के लिए, ध्यान से देखो। इस तस्वीर का संबंध है आज मनाए जाने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे से, और इसको आंसर करूंगा मैं वीडियो के अंत में। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? और देखो, इसका जो सही आंसर है वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई को कई सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, सबके बारे में करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि नेशनल डॉक्टर्स डे ये अभी मनाया गया था 1 जुलाई को, और ये शुरू हुआ था 1991 से। और 2021 में नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। तो थीम आप याद रख लेना। अब मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। देखो, 1 जुलाई को एक तो आपका हो गया नेशनल डॉक्टर्स डे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, और कैनरा बैंक का भी स्थापना दिवस, ये भी होता है 1 जुलाई को ही। ये भी याद रखना कि कैनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी वे 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी, जबकि स्टेट बैंक जो कि पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। एक्चुअली में इसकी स्थापना तो 1935 में ही हो गई थी, लेकिन तब ये इसे इंपीरियल बैंक कहा जाता था। 1955 में जाकर इसका नाम हो गया स्टेट बैंक, ठीक है। और देखो, स्टेट बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा, और कैनरा बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। और कैनरा बैंक का जो हेड ऑफिस मिलेगा ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको बेंगलोर में, जबकि स्टेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में आप बताएंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट डेज होता है 1 जुलाई को, और वो होता है वास्तुशिल्प दिवस। इसको आप आर्किटेक्चर डे भी कह सकते हो, आर्किटेक्चर डे। तो देखो, प्रतिवर्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कमाल की बात बताएं आपको, 1 जुलाई यह डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और डेथ एनिवर्सरी दोनों है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने बहुत सारे जो है मानव उत्थान के काम किए हैं। जादवपुर टीबी हॉस्पिटल, चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया कॉलेज, चित्तरंजन कैंसर हॉस्पिटल, महिलाओं और बच्चों के लिए चित्तरंजन सेवा सदन आदि की स्थापना उन्होंने की थी। ये भी याद रखना कि डॉक्टर विधान चंद्र राय को 4 फरवरी 1961 में भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न। और नेशनल डॉक्टर्स डे की शुरुआत कब से हुई थी, तो मैं आपको बता चुका हूँ 1991 में। तो फ्रेंड्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जुलाई महीने के सभी प्रमुख दिवस जो कि मनाए जाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि बार बार हम रिवाइज करते रहेंगे तो आपको सारे फैक्ट याद होते रहेंगे। तो देखो, 1 जुलाई को हो गया आपका वास्तुशिल्प दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक का स्थापना दिवस। 2 जुलाई को क्या मनाया जाएगा, यानी कि आज है विश्व UFO दिवस। और 4 जुलाई को होगा स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 जुलाई को होगा राष्ट्रीय सादगी दिवस। 22 जुलाई को मनाया जाएगा राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, और 23 जुलाई को होगा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ठीक है। और 24 जुलाई ये हो जाएगा आयकर दिवस। 26 जुलाई को मनाएंगे हम कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को होगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का स्थापना दिवस। और देखो, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये दोनों दिवस होंगे 28 जुलाई को। और जैसा कि आप जानते हो कि विश्व बाघ दिवस जो है ये प्रतिवर्ष होता है 29 जुलाई को। 31 जुलाई को जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती होती है। अच्छा, एक बार बताओ कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये कमेंट करके हमें आप बताओ, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत में GST को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना था? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये करंट अफेयर में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो आगे आप देखो। GST को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना था वो असम था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो एक क्वेश्चन और भी आ सकता है एग्जाम में कि GST लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो याद रखना कि फ्रांस में GST जो है ये 1954 से ही लागू हो गई थी।
और भारत में जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। तत्कालीन पीएम कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। और तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी थे। जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना था? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर होगा 161वां देश। तो दुनिया में जब 160 देशों में जीएसटी लागू हो गई थी, उसके बाद भारत 161वां देश बना जो कि जीएसटी लागू किया। और जीएसटी का सुझाव ये 2002 में ही दिया था विजय केलकर समिति ने, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो भारत में जीएसटी है ना, उसके 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। कौन कौन से? एक हो गया आपका CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी। दूसरा हो गया स्टेट जीएसटी यानी कि SGST। तीसरा हो गया केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स यानी कि UGST या फिर UTGST बोलते हैं इसे। और एक होता है IGST यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के हिस्सों का इकट्ठा टैक्स जो होता है। तो जीएसटी के 4 प्रकार हैं। ये काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप नहीं जानते थे तो जान लो, जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को 1 साल पूरा हो गया। इसको कहते हैं PMFME यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। तो ये जो योजना थी ये कब स्टार्ट हुई थी? तो देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? अगर आप लगाते हो 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A यानी कि 29 जून 2020 को योजना लॉन्च हुई थी। और इस योजना के तहत जो आप ODOP नहीं समझते हो आप, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि बहुत सारे जो है इनिशिएटिव शुरू हुए हैं इस PMFME के तहत। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जितने भी कन्वर्जेंस मतलब सभी को एक मंच पर लाना। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय और आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के साथ 3 संयुक्त पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, इसको कहते हो आप ट्राइफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी कि नेफेड, ट्राइफेड और नेफेड के साथ, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के साथ 6 MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। एक बात और याद रख लेना कि योजना के नोडल बैंक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं और 11 बैंकों के साथ PMFME योजना के लिए आधिकारिक ऋण देने वाले भागीदारों के रूप में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 साल इसका पूरा हो गया है। PMFME का स्थापना हुई थी 29 जून 2020 को। PMFME क्या है? प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित कितने हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दे दी है? अब देखो, जो प्रोत्साहन पैकेज होता है इसको कहते हैं इंसेंटिव पैकेज, ठीक है। तो दोस्तों जो मंजूरी मिली है वो कुल मिला के यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी है। कुल 6,28,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 30 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 6,28,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पैकेज को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इस वर्ष मई से बढ़ाकर नवंबर तक किए जाने की घोषणा भी कर दी है। इस योजना पर वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। मंत्रिमंडल ने DAP और फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के लिए घोषित 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सब्सिडी को भी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के सभी आवास गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्य रणनीति को भी मंजूरी दी है। तो आने वाले समय में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, अब देखो आपका राज्य है या नहीं वो ध्यान से देख लो, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय,
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड भी कवर हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश भी। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर की उपलब्धता है वो 1 साल के अंदर सुनिश्चित कर ली जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड वर्क। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर है मुकुल गोयल जी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आपको बता दें कि आईपीएस मुकुल गोयल जी को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया गया है। 1987 बैच के आईपीएस गोयल मूल रूप से यूपी के शामली जिले के रहने वाले हैं। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बुधवार 30 जून को रिटायर हो गए और उन्होंने अपनी विदाई से पूर्व पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को डीजीपी का पदभार सौंप दिया है। दिल्ली में 28 जून को संघ लोक सेवा आयोग की यूपीएससी की बैठक में डीजी स्तर के 3 अधिकारियों का पैनल तय किया गया था। तो यहाँ पर जो अंतिम रूप से मतलब मंजूरी मिली है वो मुकुल गोयल जी को मिली है। तो मुकुल गोयल जी होंगे अब यूपी के नए डीजीपी। आपको बता दें कि यहाँ पर मुकुल गोयल जी एसपी रहते हुए 9 जिलों की कमान संभाल चुके हैं। प्रदेश में वह जालौन, मैनपुरी, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर और मेरठ के एसएसपी रह चुके हैं। आजमगढ़ और हाथरस में वो एसपी भी रह चुके हैं। 1 से 7 जुलाई तक किस प्रदेश ने पूरे राज्य में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम वन महोत्सव का आयोजन किया है? तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा काम है और ये आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, राज्य मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण तथा जंतु उद्यान के लिए अनिल शर्मा, और मंत्री कौन है? वन और पर्यावरण तथा जंतु उद्यान के लिए दारा सिंह चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उसको देख लीजिए। पर्यावरण दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, कब? 5 जून को। मैंने बताया आपको इसकी थीम लगाई गई थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, मेजबान देश है पाकिस्तान। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन ये आया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो 1972 में आया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय मिलेगा आपको देहरादून, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, जिसका आंसर है प्रधानमंत्री। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी और बाघ दिवस होता है 29 जुलाई को। तो सारे पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा सप्ताह का आयोजन किया गया है, कब से कब तक ये बताना है आपको। तो देखो याद रखना कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में जो वन सप्ताह चलाया जा रहा है उसी के पैरेलल फसल बीमा सप्ताह का आयोजन भी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में किया जा रहा है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा अपनी कृषि आय को सुरक्षित रखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें। तो यहाँ पर देखिए खरीफ की खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2% और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 5% प्रीमियम आपको यहाँ पर देना है। 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा सप्ताह चलाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016, यानी कि 5 वर्ष से अधिक हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलता है। खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि वर्तमान में 31 जुलाई है। ठीक है, तो अगर मतलब आसपास कोई खेतीबाड़ी करता है तो उसको इसकी जानकारी दे दें। थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन अगर फसल खराब होती है तो पूरा मुआवजा मिल जाता है। आईसीसी की बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में हाल ही में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है देखिए केन विलियमसन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। केन विलियमसन जो कि कप्तान है कहाँ के? न्यूजीलैंड के। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। तो अपनी इस दमदार पारियों की बदौलत केन विलियमसन ने स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले स्टीव स्मिथ जो थे वो नंबर 1 थे, अब फिलहाल नंबर 2 पे आ गए हैं। और आपको बता दें कि भारत के जो विराट कोहली हैं वो इस लिस्ट में 4थे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा 6ठे स्थान पर हैं। अच्छा, गेंदबाजों में जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? तो वो मिला है पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। और ऑलराउंडर्स में पहले स्थान पर हैं जेसन होल्डर वेस्ट इंडीज,
और भारत के जो रविंद्र जडेजा जी हैं वो दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ये याद रखना, भारत के जो रविंद्र जडेजा हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। स्लोवाकिया में पहली उड़ने वाली कार ने कुल 35 मिनट उड़ान भरकर एक रिकॉर्ड बनाया है। इस उड़न कार को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है उसका नाम है क्लेन विजन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखो 40 घंटे तक चल सकती है यह कार हवा में। 2 मिनट 15 सेकंड में एयरक्राफ्ट में बदल जाती है, यानी कि जब यह हवा में होगी तो यह एयरक्राफ्ट बन जाएगी, सड़क पे चलेगी तो यह कार के रूप में चलेगी। नाइट्रा और ब्रातिस्लावा के बीच इसने जो है 35 मिनट की उड़ान जो भरी है वो नाइट्रा और ब्रातिस्लावा के बीच में भरी है। तो स्लोवाकिया के 2 स्थान है, नाइट्रा और ब्रातिस्लावा। और आपको ये भी बता दें कि इस एयर कार को बनाने वाली कंपनी क्लेन विजन के अनुसार इसे बनाने में 2 साल का वक्त लगा और 20 लाख यूरो का खर्च आया है। और इसमें जो इंजन लगा है वो BMW कंपनी का लगा है। निर्माता प्रोफेसर स्टीफन क्लेन के अनुसार यह 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। देखो, वेनिस फिल्म महोत्सव 2021 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है जेमी ली। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना। हॉलीवुड की दिग्गज स्टार जेमी ली कर्टिस को वेनिस फिल्म महोत्सव 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार गोल्डन लायन से सम्मान किया जाएगा। तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ उसके बारे में, इसके पहले के वीडियोज में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ये मनाया गया था अभी हाल ही में। कब? 30 जून को। तो अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? जिनेवा में मिलेगा। अध्यक्ष कौन है? गैब्रिएला क्यूओस-वैरोन है। और अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी 1889 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर 2018 से यह दिवस मनाया जाता है। एक बात और याद रखना कि 30 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रैड डे भी होता है। और 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स 2 दिवस होते हैं 29 जून को। बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे डेज जो हैं वो रट जाएँ। 1 जुलाई को जो डेज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हाल ही में विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया गया था। पहली बार ये मनाया गया है तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश्व सोशल मीडिया दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 30 जून को मनाया गया। अब देखो, भारत में यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूज़र हैं। ये डाटा अभी हाल ही में निकला था। व्हाट्सएप के 53 करोड़ यानी कि यूट्यूब से अधिक व्हाट्सएप के यूज़र हैं। फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र हैं। इंस्टाग्राम के 21 करोड़ क्लाइंट हैं। वहीं 1.75 करोड़ ट्विटर के अकाउंट होल्डर हैं। मतलब बहुत ही कम है ट्विटर के अकाउंट होल्डर। और जो एक कू ऐप आया है, कू ऐप के भी 65 लाख यूज़र हो गए हैं। और ये भी याद रखना कि हाल ही में ट्विटर ने जेरेमी कैसल को भारत में शिकायत अधिकारी ग्रेवियंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ग्रेवियंस ऑफिसर तो ट्विटर के हो गए हैं जेरेमी कौशल। और व्हाट्सएप ने बनाया था शिकायत अधिकारी परेश बी लाल को। और फेसबुक ने नियुक्त किया है किसको? स्फूर्ति प्रिया को। तो तीनों नाम याद रखना, इसमें से कोई भी एक नाम एग्जाम में जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? देखो, ये जल विद्युत बांध है, दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तो डेफिनेटली इसमें जो विकल्प हैं उसमें बस एक ही विकल्प मुझे लगता है हाईलाइटेड कि ये चीन बनाया होगा। तो देखो, यहाँ पर इस जो बांध है उसका नाम है बेहतन बांध। और चीन ने देश के दक्षिण पश्चिम में इस बड़े बांध पर एक बड़े जल विद्युत स्टेशन की 2 इकाइयाँ शुरू की हैं। यह स्टेशन अभी निर्माणाधीन है। इस पर करीब 34 अरब डॉलर का खर्च आएगा। जल विद्युत स्टेशन जिन्सा नदी पर स्थित है जो यांगसी नदी का ऊपरी हिस्सा है। और यह दक्षिण पश्चिमी प्रांत यूनान और सिचुआन तक फैला हुआ है। चीन ने यांगसी नदी पर 3 बड़े बांध बना लिए हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़ा बांध बनाने की तैयारी भी कर रहा है। तो जो इसकी नीतियां हैं बहुत ही विस्तारवादी हैं और ये अपने पड़ोसी देशों के लिए काफ़ी घातक भी होता जा रहा है चीन। तो बेहतान जल विद्युत स्टेशन की कुल क्षमता 1.6 करोड़ किलोवाट बताई गई है। इसमें 16 विद्युत उत्पादन इकाइयाँ हैं। इनमें प्रत्येक की क्षमता 10 लाख किलोवाट की है। ये दुनिया में सर्वाधिक क्षमता वाली एकल इकाई भी है। तो ये आप याद रखना। और अब दोस्तों बात करते हैं चित्र पहली जो मैंने आपको चित्र दिखाया था उसको आंसर करेंगे। तो दोस्तों 1 जुलाई को मनाया गया था भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। तो ये उसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। और अब बारी है क्विज नंबर 182 की। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो ये था
कि वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पहले देश के बारे में, ठीक है। तो अब तक दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो वैक्सीन पासपोर्ट को जारी कर चुके हैं। तो इसमें जो सही विकल्प था वो था इजराइल, ठीक है, क्योंकि इजराइल ने फरवरी में ही वैक्सीन पासपोर्ट को जारी कर दिया था। हालांकि जापान ने भी जारी किया है अप्रैल में जाके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। हालांकि बहुत सारे देश अब वैक्सीन पासपोर्ट की शुरुआत कर चुके हैं। और अब बारी है आज की क्विज की। तो बताइए कि शक और विक्रम संवत के बीच शुरू होने में कितने वर्ष का अंतर होता है, ठीक है। तो ये हैं आपके ऑप्शन और इसका उत्तर लिखिएगा आप थोड़ा विस्तार में। देखो, जो भी आंसर आप लिखते हो थोड़ा विस्तार में लिखोगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। एग्जाम में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF भी मिल जाती है और रेगुलर PDF आपको मिल भी रही होगी। तो नहीं मिल रही है तो आप ज्वाइन कर लीजिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।